नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने सृजन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। और मैं रोहित कुमार विश्नोई आपके सामने एक बार फिर राजस्थान इतिहास का जो विषय बिंदु चल रहा था, हमारे महत्वपूर्ण अभिलेख, जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, वो लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। और आप सबसे प्रार्थना है, आप सब अपने YouTube चैनल को अधिकतम सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो हमारी कोशिश है आप तक अपनी सरलतम रूप में अपनी सामग्री पहुंचाने की, उस कोशिश में सफल हो पाएँ। और जैसा कि मैंने लास्ट के 2 लेक्चर्स में पढ़ाया था, जो पहला लेक्चर था, जो पहला वाला था, उसमें हमने चित्तौड़गढ़ में जो अभिलेख मिले हैं, अभिलेखों में मैंने एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभलेख, प्रशस्तियाँ या गुहालेख होते हैं। तो जो हमने चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर जितने मिले हैं, कुल 6 थे। 3 किले के ऊपर थी महत्वपूर्ण अभिलेख, और 3 चित्तौड़ जिले का जो सीमा क्षेत्र है प्रशासनिक दृष्टि से वहाँ पर था। ठीक है, ऐसे ही उदयपुर के पढ़े थे, उदयपुर के 7 पढ़े थे, 3 उदयपुर शहर के और 4 बाहर की तरफ के, उदयपुर जिला क्षेत्र के। ठीक है दोस्तों, उसी सीरीज में मैंने बताया था कि भीलवाड़ा और राजसमंद और भीलवाड़ा, मेवाड़ में जो 4 जिले आते हैं, उनमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद है। तो इसी तरह 6 चित्तौड़गढ़ के, 7 उदयपुर के अभिलेख, 2 राजसमंद के और 2 भीलवाड़ा के, इस तरह कुल मिलाकर 17 महत्वपूर्ण अभिलेख जो हमारे कोर्स में भी आते हैं, जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो मिले हैं। तो हम आज जो अध्ययन करेंगे भीलवाड़ा और राजसमंद जिले में जो अभिलेख मिले हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो मेवाड़ के कुल अभिलेख कितने हैं अभी बताया था, 17। ठीक है ना, महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, कुल मिला के 17 है। तो 2 इन चारों का अध्ययन आज हम करेंगे। भीलवाड़ा में बिजोलिया शिलालेख का अध्ययन करेंगे। मोटा मोटी जानकारी देता हूँ, बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा से पूर्व दिशा की तरफ, भीलवाड़ा से पूर्व दिशा की तरफ या दक्षिण पूर्व कह दो उसको, कोटा रोड पर बिजोलिया है। यानी कि बिजोलिया एक तरह से कोटा और भीलवाड़ा का मीडिएट है, बीच में है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद है नांदसा यूप स्तंभ लेख। ये स्तंभ लेख है एकमात्र जो अभी जितना पढ़ाया है उसमें स्तंभ लेख एक ही आया है। जो नांदसा यूप स्तंभ लेख जहाँ है, नांदसा एक गांव है और रायपुर तहसील में है, भीलवाड़ा जिले की रायपुर तहसील में है। जो उदयपुर रोड से राइट साइड में एक रोड निकलता है, गंगापुर तहसील के आगे रायपुर तहसील है। नांदसा रायपुर तहसील का एक गांव है, एक कस्बा है, वहाँ से ये स्तंभ लेख मिला है। इसी तरह हम राजसमंद की जो 2 चीज़ें पढ़ेंगे, कुंभलगढ़ हम सब लोग नाम जानते ही हैं, राणा कुंभा पर आधारित है। कुंभलगढ़ किला है जिसकी दीवार बहुत बड़ी अच्छी दीवार है, चौड़ाई खूब है उस दीवार की, कुंभलगढ़ की दीवार। तो कुंभलगढ़ जो किला है, उस किले पर जो प्रशस्ति है, उस किले में कुंभा स्वामी मंदिर है। मैंने आपको जब कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ या विष्णु स्तंभ प्रशस्ति पढ़ाई थी चित्तौड़गढ़ के किले वाली प्रशस्तियों में, तो उसमें उल्लेख आया था कि महाराणा कुंभा ने कुंभा स्वामी मंदिरों का निर्माण 2 जगह करवाया था, है ना। तो एक तो करवाया था चित्तौड़गढ़ किले पर और एक कराया था कुंभलगढ़ किले पर। तो कुंभलगढ़ किले पर जो कुंभा स्वामी मंदिर है, उसके पास में जो प्रशस्ति लगी है, उस मंदिर में जो प्रशस्ति लगी है, वो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और दूसरी प्रशस्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है, राज प्रशस्ति। सॉरी, राजगढ़ प्रशस्ति नहीं है, राज प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति है, नाम से ही ध्यान पड़ रहा है, महाराणा राज सिंह ने बनवाई है ना, महाराणा राज सिंह ने बनवाई है और राजसमंद जिले में है। ये याद रखना, राजसमंद जिले में है। और आप सबकी एक बेसिक जानकारी, जैसा कि आपको होगा, राजसमंद नाम का एक महत्व, ऐसा कोई नगर नहीं है सीधा। काकरोली और राजनगर 2 बड़े कस्बे हैं, 2 क्षेत्र है जो शहरी क्षेत्र है, उन दोनों को मिलाकर वो पूरा राजसमंद नगरीय क्षेत्र बनता है। तो राजसमंद प्रॉपरली कोई एक ऐसी जगह नहीं, जिले का नाम मिला के राजसमंद है, और राजनगर और काकरोली, इन 2 बड़े नगरीय कस्बों को मिलाकर पूरा राजसमंद जिला मुख्यालय बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों का अध्ययन आज हम करेंगे। तो एक बार फिर देख लेना, राजसमंद में 2 है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और राज प्रशस्ति। भीलवाड़ा में 2 है, बिजोलिया शिलालेख और नांदसा यूप स्तंभ लेख। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम राजसमंद की जो दोनों प्रशस्तियां हैं, इनके लिए अध्ययन करेंगे। पहली है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ठीक है दोस्तों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, प्रशस्ति का अर्थ पता है, किसी व्यक्ति या वंश की प्रशंसा में लिखा हुआ
अभिलेख या शिलालेख या कोई ताम्रपत्र पर जो लेख लिखा जाता है वो प्रशस्ति कहलाती है। इसकी स्थिति क्या है, कहाँ है ये, अभी मैंने बताया राजसमंद जिले में है, तो हमें सिंपली पता है कि राजसमंद जिले में है। और राजसमंद जिले में कहाँ है, कुंभलगढ़ दुर्ग पर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। ठीक है दोस्तों, कहाँ है इसकी स्थिति, कहाँ है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। ठीक है, इस प्रशस्ति की भाषा क्या है, इस प्रशस्ति की भाषा है संस्कृत, सिंपली संस्कृति है लगभग सब जगह। ठीक है, और इसके बाद इस लेखक या रचयिता कौन है, इस प्रशस्ति को किसने लिखा है। कुंभा स्वामी मंदिर जब बना तब लिखवाया गया है, लेकिन लेखक कौन है इसके, तो कान्हा व्यास, कान्हा व्यास है। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन, या गौरी शंकर हीरानंद ओझा जो है, ओझा जी जो है के अनुसार पंडित महेश, या वो महेश भट्ट जो थे, उन्होंने ही इसको, इस प्रशस्ति की रचना की है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, स्थिति है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, भाषा इसकी संस्कृत है, लेखक कान्हा व्यास है, गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी के अनुसार पंडित महेश इसके लेखक है। ठीक है दोस्तों, या कवि महेश या पंडित महेश इनको कह सकते हैं, कवि महेश या पंडित महेश इनको कह सकते हैं। और ये जो प्रशस्ति है, ये जो प्रशस्ति है 5 शिलालेखों पर अंकित है, 5 शिलालेखों पर अंकित हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक बेसिक सी जानकारी है इस प्रशस्ति के लिए। इस प्रशस्ति में अब क्या विशेषताएं हैं इसकी, ये मैं इधर लिख लेता हूं आपके लिए, विशेषताएं, यानी कि इस प्रशस्ति में लिखा क्या है ना। ये तो इस प्रशस्ति की स्थिति, भाषा, रचयिता इनके नाम हो गए। अब इस प्रशस्ति में क्या लिखा है, तो एक जो चीज लिखी है, ये लिखा है कि गोहिल बप्पा रावल के पुत्र थे, जबकि ऐसा नहीं है, फिर भी इस प्रशस्ति में जो लिखा है उसके अनुसार गोहिल बप्पा रावल के पुत्र थे। ठीक है, इस प्रशस्ति में ये लिखा है कि गोहिल बप्पा रावल के पुत्र थे। और इसमें एक जो दूसरी बात लिखी है कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसको दी गई है, किस मेवाड़ महाराणा को दी गई है, विषम घाटी पंचानन राणा हमीर सिसोदिया को, ये याद रखना। तो वो उसका उल्लेख भी कहाँ है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। ठीक है दोस्तों, 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई, गोहिल बप्पा रावल के पुत्र थे, ऐसा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिखा गया है। दूसरा लिखा गया है कि राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि है, मिली हुई है, ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति में है। तीसरी बात, जो एक सामान्य, हम जब बप्पा रावल का इतिहास पढ़ेंगे, जब मेवाड़ वंश का इतिहास पढ़ेंगे, तो बप्पा रावल के लिए आएगा उसमें कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को, या काल भोज भी इन्हीं का नाम है, तो हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को राज्य की प्राप्ति हुई थी। तो इस बात का भी उल्लेख कहाँ मिलता है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। देखिए दोस्तों, हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें अगर हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे या राजस्थान का मैक्सिमम जो इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकाल का जो इतिहास पढ़ेंगे, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कर्नल जेम्स टोड की एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान से ली गई है ना। जो भी हम पढ़ेंगे, एक तरह से वो प्रामाणिक हो या नहीं हो, पर हमारे पढ़ने में, हमारे अध्ययन में हम अधिकतम एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो कर्नल जेम्स टोड ने लिखी है उसी के तथ्य काम में लेते हैं। अब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो लिखी है जेम्स टोड ने, उन्होंने भी तो कहीं से कंटेंट पढ़ा ही होगा, तो उन्होंने भी इन सब चीज़ों से ही तो कलेक्ट किया है वो सब कंटेंट। तो कर्नल जेम्स टोड ने अगर एनल्स एंड एंटिक्विटीज में ये लिखा है राणा हमीर सिसोदिया की बात या बप्पा रावल की बात, तो वो भी कहीं ना कहीं शिलालेखों, अभिलेखों या कोई ताम्रपत्र या कोई पुराने जो इतिहासकार हुए हैं उनकी बातों से लिख के ही तो लिखा है। तो ये वाली बात भी
कहाँ से अंकित थी, कहाँ पहली बार मिली है कि भाई बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त किया था। ये कहाँ लिखा है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। ठीक है दोस्तों, कहाँ लिखा है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी कुंभलगढ़ प्रशस्ति, उसकी महत्वपूर्ण बातें। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ है, इसकी भाषा क्या है, इसके लेखक कौन है, इस कितने शिलालेखों पर अंकित है, एक सामान्य सा जानकारी है इसकी कि कितने शिलालेखों पर अंकित है, और उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताओं में 2-3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, मेवाड़ का खूब सारा इतिहास लिखा हुआ है, 5 शिलालेख है तो, लेकिन उनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि इसमें पहली बार ऐसा लिखा है कि विषम घाटी पंचानन राणा हमीर सिसोदिया थे, बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं राज प्रशस्ति पर। ठीक है, राज प्रशस्ति पर राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति स्थिति कहाँ है। मैंने अभी जब आपको इंट्रो दे रहा था तब बोला था इसकी स्थिति है राजसमंद झील के किनारे ठीक है, जिला कौन सा है, राजसमंद। ठीक है दोस्तों, स्थिति ये हो गई। इसके लेखक कौन हैं, इसके लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है दोस्तों, राज प्रशस्ति जो है वो कहाँ है, राजसमंद झील के किनारे राजसमंद में है। इसके लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग, और कुल 25 शिलाओं पर 25 शिलाओं पर या शाम काली शिलाओं पर लिखा है, ये काली शिलाओं पर अंकित है। कुल 25 काली शिलाओं पर 25 काली पट्टिकाएं हैं, उन पर उत्कीर्ण है, उन पर खुदा हुआ है ये जो प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति। ठीक है दोस्तों, इसका समय लिख लो, इसका समय लिखो, माघ पूर्णिमा 1676। और इस प्रशस्ति के निर्माता राजा कौन थे उस समय, शासक कौन थे, जिनका नाम है, जिनके नाम पर राजसमंद एक तरह से नाम भी है, राज प्रशस्ति वही है, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो इनके लिए पढ़ेंगे महाराणा राज सिंह के लिए। महाराणा राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया था। चारुमती जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी, उनके पिताजी को औरंगजेब ने एक हलफनामा भेजा था कि भाई रोटी बेटी का नाता करो, आपकी पुत्री चारुमती से मैं शादी करूंगा। तो चारुमती ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उन्होंने कहा कि मैं औरंगजेब से शादी नहीं करूंगी, और उन्होंने एक व्यक्तिगत रूप से संदेशा भिजवाया था राणा राज सिंह जी के पास। और राणा राज सिंह जी ने उनसे शादी करने के लिए जब हाँ की, तो उनका एक सेनापति था, चुंडावत नाम का जो चुंडावत था, तो उस सेनापति को जब बुलाया और उस सेनापति की नई नई शादी हुई थी, हम सब जानते हैं सलूम्बर का शासक था, वो सामंत था। तो हाड़ी रानी का नाम हम सबने सुना है, हाड़ी रानी। कई बार एक छोटा सा एक फोटो आता है कई सारी जगह जहाँ सिर कटा हुआ एक रानी है, हाथ में थाली लिए हैं और उसमें उसका सिर रखा हुआ है। तो वो जो फोटो है वो है हाड़ी रानी का, हाड़ी रानी है ना। तो उसके लिए वो जब आता है कि चुंडावत, अपने जो धरती धोरारी कन्हैयालाल जी सेठिया वाली कविता है ना, उसमें जो गीत है उसमें लिखा हुआ है कि चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी। मतलब चुंडावत ने सेनानी मतलब सेंदानी, अब मेवाड़ी में कहते हैं सेंदानी मतलब निशानी। वो जब युद्ध के लिए जा रहा था तो उन्होंने निशानी मांगी थी। तो जो हाड़ी रानी थी, हाड़ी रानी को एकदम से ऐसा लगा कि शायद ये मेरे मोह के कारण या मेरे प्रेम में होने के कारण अपने
धर्म और अपने देश की रक्षा के लिए अपना तन मन धन से एकदम से अर्पण नहीं कर पाएंगे। उनका ऐसा स्वत्व एकदम से झाग उठा। उन्होंने कहा कि नहीं यार, केवल मेरे कारण इतनी परेशानी आएगी, तो मेरे कारण वो रुक रहे हैं यहाँ पर बार बार, जो सेनापति है वो। तो उन्होंने, जब वो दासी आई थी तो उन्होंने अपना सर काट के दे दिया था। तो वो महाराणा राज सिंह के समय की घटना है। तो महाराणा राज सिंह वो है जिन्होंने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया था, और उनके ही सेनापति जो चुंडावत थे, हाड़ी रानी उनकी पत्नी थी सेनापति की, और उस हाड़ी रानी ने अपना सर काट कर दे दिया था। ये वो महाराणा राज सिंह है। ठीक है दोस्तों, इसकी भाषा संस्कृत है। ये एक सिंपल सी बात है, अधिकतर जगह संस्कृत आएगा। कहीं कहीं फारसी का प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं फारसी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और इसकी सबसे जो खास हो सकती है, कहा जाता है इसके लिए कि यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ठीक है, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, और इसे महाकाव्य का दर्जा भी दिया जाता है। महाकाव्य का दर्जा, ऐसा कहा जाता है कि यह महाकाव्य है। ठीक है, कुल मिलाकर ये जो 25 शिलाएं हैं, इनमें सर्ग है 24 और श्लोकों की संख्या है 1106, जिनमें खूब सारी चीज़ें वर्णित है कि भाई यहाँ क्या क्या हुआ था, या मेवाड़ में राणा राज सिंह तक का पूरा उल्लेख, जो महत्वपूर्ण सामग्रियाँ मिलती है। 25 शिलाएं हैं, 24 सर्ग है। 24 सर्ग मतलब पद्यांश या पद्य के वो एक भाग, कविताओं के एक अलग अलग से पार्ट, और उनके अंदर कुल कितने श्लोक हैं? 1106। अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें तो। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। ठीक है दोस्तों, राज प्रशस्ति की विशेषताएं। ठीक है, राज प्रशस्ति की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता जो है, 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। आप सबको पता है, ये हमें जरूर याद रखना चाहिए। 1615 में मेवाड़ मुगल संधि का उल्लेख है, और इस संधि में कई सारी बातें हुई थी। जानते हैं किसने की थी? 1615 में ये संधि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी ने की थी, पर इन्होंने अपनी शर्तें अच्छी रखी थी कि रोटी बेटी का नाता नहीं करेंगे, है ना। ऐसी कई सारी शर्तें थी जो हमारे अस्तित्व, हमारी अस्मिता की रक्षा के लिए भी जरूरी थी। ठीक है दोस्तों, और एक चारुमती और राज सिंह के, वो जो मैंने बताया था, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती और राज सिंह जी के विवाह का वर्णन है। विवाह का वर्णन है। ठीक है, और एक जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, ये जो प्रशस्ति है, इसके 22वें, 23वें और 24वें सर्ग को राज सिंह जी की मृत्यु के बाद लिखा है, के बाद लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, 3 विशेषताएं महत्वपूर्ण है इसकी। एक बार फिर देख लो इसको। जो पहली विशेषता है, 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। जो दूसरी विशेषता है, उसके अंतर्गत किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती और राजकुमारी चारुमती और राज सिंह जी की शादी का वर्णन है। और 30 जो इसकी एक अन्य विशेषता है कि कुल मिलाकर जो 24 सर्ग है, उनमें जो अंतिम 3 सर्ग है, उन अंतिम 3 सर्गों में 22, 23, 24 जो है वो राज सिंह जी की मृत्यु के बाद लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा राज प्रशस्ति। ठीक है,
अब आते हैं हम, ये हो गई हमारी राजसमंद की। राजसमंद जिले में जो प्रशस्तियाँ मिली है, जो अभिलेख मिले हैं, उनका उल्लेख आ गया यहाँ पर। अब हम आते हैं भीलवाड़ा जिले पर। तो भीलवाड़ा जिले में मैंने आपको 2 बताए थे। तो पहला था बिजोलिया का और दूसरा नानसा यूप स्तंभलेख। ठीक है, तो पहला एक छोटा सा पॉइंट है, नांदसा यूप स्तंभलेख। ये स्तंभलेख अभी तक हमने नाम ही पहला यहाँ ही आया है, या तो केवल डेफिनेशन पढ़ी थी या सिर्फ यही नाम आया है। स्थिति कहाँ है इसकी? इसकी स्थिति है नांदसा, रायपुर, भीलवाड़ा, है ना दोस्तों। एक बार फिर, नांदसा यूप स्तंभलेख जो है, हमने जितना अभी तक पढ़ा है उसमें स्तंभलेख एक ही आया है, और उसमें भी जो वो है केवल भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा में कहाँ है? नांदसा गांव, रायपुर तहसील, भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, इसमें 2 तरह से गोल स्तंभ पर 2 लेख लिखे हैं। ये जो स्तंभ है, गोल स्तंभ है, गोल स्तंभ पर 2 लेख है, 2 लेख उत्कीर्ण है। ये स्तंभ जो है, स्तंभ लेख जो है, मैंने आपको बताया था कॉलम के ऊपर लिखे जाते हैं, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो, वर्गाकार शेप में हो, घनाकार, या फिर घन या घनाभाकार, या फिर राउंड में हो, गोल स्तंभ हो, उस पर अंकित होते हैं। पहला जो है, 2 मिले हैं ना, 2 लेख मिले हैं। तो पहला जो है 6 पंक्तियों का है, ऊपर से नीचे, और दूसरा जो लेख है 11 पंक्तियों का है और स्तंभ के चारों तरफ है, स्तंभ के चारों तरफ, है ना। ये जो यूप स्तंभ लेख मिला है, राउंड सा मिला है, और इस पर कुल मिलाकर 2 लेख उत्कीर्ण है। एक तो 6 पंक्तियों का है ऊपर से नीचे की तरफ, एक 11 पंक्तियों का है स्तंभ के चारों तरफ। ठीक है, और इस स्तंभ लेख को किसने बनवाया था? 225 ईस्वी में सोम ने उत्कीर्ण करवाया था, ऐसा पता चला है। ये 3 चीजें हैं इसकी, बस ये महत्वपूर्ण है नांदसा यूप स्तंभ लेख में। स्तंभ लेख नाम आते ही हमें याद हो जाना चाहिए, एकमात्र आया है अभी तक, और वो केवल भीलवाड़ा जिले में है। स्थिति उसकी नांदसा, रायपुर है, और गोल स्तंभ पर 2 लेख उत्कीर्ण है। 6 जो लाइनों का जो पहला लेख है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, 11 पंक्तियों का जो दूसरा है वो उसके चारों तरफ लिखा है। ठीक है, और 225 ईस्वी में सोम द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया है, ऐसी जानकारी मिलती है। ये हमारा हो गया नांदसा यूप स्तंभ लेख, जो भीलवाड़ा जिले में है। अब भीलवाड़ा जिले में जो दूसरा महत्वपूर्ण मिला है उसको देख लेते हैं। बिजोलिया शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। बिजोलिया शिलालेख, और बिजोलिया जो है वो एक तरह से उपरमाल क्षेत्र कहा जाता है पुराना। भीलवाड़ा से कोटा रोड पर जब जाते हैं तो भीलवाड़ा का अंतिम बिंदु है कोटा की तरफ, या आप यूँ कह सकते हैं कोटा और भीलवाड़ा का मध्य पार्ट भी है बिजोलिया। और बिजोलिया आता भीलवाड़ा जिले के अंदर है। भीलवाड़ा से मांडलगढ़ और मांडलगढ़ से लाडपुरा होकर बिजोलिया, जो कोटा के लिए रोड जाता है, डाबी होकर जो कोटा जाता है, वहाँ है बिजोलिया। और बिजोलिया में बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। इसकी स्थिति है पार्श्वनाथ मंदिर, वहाँ एक जैन मंदिर है ना, पार्श्वनाथ लिखा है तो समझ जाना, फिर और भी लिख लेते हैं। चलो, पार्श्वनाथ जैन मंदिर बिजोलिया कहाँ है? मैं कई बार बोल चुका हूँ, भीलवाड़ा जिले में। पार्श्वनाथ जैन मंदिर भीलवाड़ा जिले में है, वहाँ पर एक शिलालेख मिला है, और वो शिलालेख बिजोलिया शिलालेख कहलाता है, जो पार्श्वनाथ मंदिर में वहाँ है। पाँच फरवरी 1170 में जैन श्रावक
लोलाक, उनका नाम था लोलाक, ने इस शिलालेख का निर्माण करवाया था, ऐसी जानकारी है। निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये नाम याद रखना। लोलाक 5 फरवरी 1170 में पार्श्वनाथ जैन मंदिर में ही जैन श्रावक लोलाक ने इस शिलालेख का निर्माण करवाया था। इसके रचयिता थे गुणभद्र, रचयिता गुणभद्र और लेखक कायस्थ केशव। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 चीजें देखो, निर्माण करवाया है जैन श्रावक लोलाक ने। जैन श्रावक लोलाक जो है वो उस मंदिर के एक तरह से प्रभारी है। उन्होंने आज्ञा दी है कि हम इस मंदिर की स्मृति में ऐसा एक शिलालेख लिखवाते हैं। रचयिता का मतलब है जहाँ पेन से या उस समय जो भी चलते थे कलम से गुणभद्र ने उसे उतारा था, और उसके बाद जो शिला पर जो लिखा है, यानी कि जिसने उत्कीर्ण किया है, वो है कायस्थ केशव। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी एक सामान्य जानकारी है। अब इस शिलालेख में क्या जानकारी मिलती है, इस शिलालेख के अंदर क्या विशेषताएं, इस शिलालेख की क्या विशेषताएं, वो देखते हैं। विशेषताएं, इसमें जो पहला है, वासुदेव चौहान ने सपाल दक्ष क्षेत्र में, जो अभी अजमेर और नागौर का क्षेत्र है, वासुदेव चौहान ने सपाल दक्ष क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना की, है ना, की स्थापना की, तथा अहिछत्रपुर, जो अभी नागौर है, जिसे नागौर कहा जाता है, अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, तो अपनी राजधानी वासुदेव चौहान ने सपाल दक्ष क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना की और अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। ये उल्लेख कहाँ मिलता है? बिजोलिया के शिलालेख में। और ये शिलालेख जो है, ये शिलालेख जानकारी दे रहा है हमें अजमेर नागौर में जो चौहान वंश है उसके बारे में। और मिला कहाँ है? बिजोलिया भीलवाड़ा में। ठीक है, जो दूसरी चीज लिखी है, चौहान वंश जो है वत्स गोत्र ब्राह्मण है, ऐसा ये कहते हैं। ऐसा इस शिलालेख में लिखा है कि चौहान वंश जो है वो वत्स गोत्र ब्राह्मण है। जैसा कि आपको पता है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, थोड़े दिनों पहले, आज से 10 या 11 दिन पहले जब पृथ्वीराज चौहान जयंती आई थी, तो कई सारे राजपूत समाज के लोगों ने उन्हें राजपूत वंशी बताकर पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई, और एक तरह से कई सारे गुर्जर समाज के लोगों ने उन्हें गुर्जर राजा बताकर उनकी जयंती के लिए खूब सारे ऐसे पोस्टर्स बनाए थे। यहाँ तीसरी बात निकल के आ रही है, जो बिजोलिया शिलालेख में मिली है, वो यूँ कर रहे हैं कि ये तो वत्स गोत्र ब्राह्मण थे, जो चौहान थे, चौहान वंश जो है वो वत्स गोत्र ब्राह्मण है। अब इस शिलालेख में जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ऐसा है कि मांडलगढ़ जो है, भीलवाड़ा में जो मांडलगढ़ तहसील है, उसका नाम यहाँ मिला है मंडलगढ़, इस शिलालेख में मिला है। एक नाम दिल्ली, जो अपनी राजधानी, अपनी देश की राजधानी है, इसका नाम यहाँ मिला है दिल्ली का। एक भीनमाल क्षेत्र जो है जालोर में, उसका नाम यहाँ मिला है भीनमाल का श्रीमाल। ठीक है दोस्तों, ये नाम सामान्य है, श्रीमाल नाम से कई सारे पुराने लोग आज भी भीनमाल को जानते हैं। तो ये सब नाम जो है ये इस बिजोलिया शिलालेख में हमें यहाँ मिले हैं। बिजोलिया को विंध्यावल भी बोलते हैं, वो भी इसी में ही आया है, विंध्यावल या ऊपरमाल क्षेत्र। ऊपरमाल क्षेत्र आज भी कहा जाता है इसको, तो ऊपरमाल ये है बिजोलिया। बिजोलिया के लिए जो शब्द आया है वो आया है विंध्यावल या ऊपरमाल। और जो अंतिम एक और चीज है कि चित्तौड़गढ़ जो है उसका नाम माध्यमिका भी इस शिलालेख में मिला है। नगरी नामक जो क्षेत्र है, जो मैंने सभ्यता में भी पढ़ाया था,
वहां पर जो क्षेत्र है उसका नाम यहां मिला है माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा हुआ भीलवाड़ा और राजसमंद जिले में जो अभिलेख मिले हैं, चाहे वो प्रशस्ति, स्तंभ लेख, गुहा लेख या शिलालेख हो। ये जो चौथा था बिजोलिया शिलालेख, ये जानकारी देता है चौहान वंश के लिए, पर मिला है, जो स्थान मिला है वो भीलवाड़ा जिले में मिला है, इसलिए हमने इसका अध्ययन यहाँ किया। बिजोलिया एक और किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं, जब किसान आंदोलन हुआ था विजय सिंह पथिक के लिए, है ना, तो किसान आंदोलन के लिए भी बिजोलिया फेमस है। और उसके बाद बिजोलिया शिलालेख जो सबसे महत्वपूर्ण है, भीलवाड़ा जिले के जो शिलालेख मिले उनमें। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने भीलवाड़ा और राजसमंद जिले में जो अभिलेख मिले उनका अध्ययन किया है। हम अगले में राजस्थान के अन्य क्षेत्रों का, जो अगला लेक्चर है उसमें राजस्थान के अन्य क्षेत्रों के अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि हम अपने YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे जो ये वीडियो बनते हैं इनको लाइक करें। आपको अगर थोड़ा सा लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं तो आप उसमें हमें कमेंट में ज़रूर ये बताएं। धन्यवाद।